हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग 5 विथ अंकिता। तो आज हम इंग्लिश लिटरेचर का मैराथन क्लास करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोग 100+ क्वेश्चन कवर करेंगे और ये टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लिटरेचर में कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं होता, इसमें बेसिकली हिस्ट्री ही होता है इंग्लिश का। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर करेंगे और ऑप्शन पढ़ने में भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले बोल चुके हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर करेंगे, ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का सही आंसर जानना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1667, ठीक है। और क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो प्लीज़ इसका नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज डैश बुक, मतलब इसमें कितने बुक शामिल हैं ये बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट और 12 बुक शामिल, तो ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, ठीक है। कंप्राइजेज मतलब उसमें कितने बुक शामिल थे, ठीक है। हम पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज डैश स्टाइल, ठीक है। मतलब किस वर्क के लिए ज़्यादा फेमस थे मिल्टन, ये बताना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रैंड स्टाइल के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन, ये एक लाइन है, इसको कंप्लीट करना है। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन डैश, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हेवन, ठीक है। हेल देन सर्व इन हेवन, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, तो सैमुअल जॉनसन होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिल्टन्स एरियोपेगिटिसिया कंसर्न्स विथ, तो बेसिकली ये मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक बुक था, ठीक है। ये याद रखेंगे, बुक था ये जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो उसमें किस चीज़ के बारे में कंसर्न बताया गया है, बुक में किस चीज़ पे फोकस किया गया ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिबर्टी ऑफ प्रेस, ठीक है। प्रेस के लिए स्वतंत्रता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गर्ल्स वर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सोशल ट्रेजेडीज, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ गर्ल्स वर्दी वाज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल कौन सा था, गर्ल्स वर्दी का द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, गर्ल्स वर्दीज वर्क दैट अर्नड हिम नेम एंड फेम वाज, मतलब गर्ल्स वर्दी का कौन सा ऐसा वर्क था जिसकी वजह से गर्ल्स वर्दी को नेम और फेम दोनों मिला था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, द फॉरसाइट सागा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज गर्ल्स वर्दीज फर्स्ट प्ले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द सिल्वर बॉक्स, ठीक है। और जिसको प्रीमियर किया गया था 1906 में, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्रीमियर्ड इन 1906। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ईयर वाज गर्ल्स वर्दी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1932, ठीक है। और गर्ल्स वर्दी को और भी कुछ प्राइज मिले हैं, एक है ऑर्डर ऑफ मेरिट और प्रेसिडेंट ऑफ पेन, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, गर्ल्स वर्दीज नॉवेल आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लास ट्रांजिशंस अपॉन सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लोग किए हैं जिसमें गर्ल्स वर्दी की ट्रेजेडी को क्या बोला जाता है, सोशल ट्रेजेडीज, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज गर्ल्स वर्दीज फ्रॉम द फोर वाइंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, जो कि लिखा गया था लेट 19th सेंचुरी में, ठीक है। ये भी याद रखेंगे 19th सेंचुरी में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज गैल्स वर्दीज जैकोलाइन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नॉवेल। और ये जो वर्क है ये अर्ली 20th सेंचुरी का। ठीक है, 20th सेंचुरी वर्क। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 गैल्स वर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स द अपर क्लास। ठीक है, ऑप्शन ए हुआ इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 गैल्स वर्दीज मास्टर पीस इज द फॉरसाइट सागा। ये इनका मास्टर पीस वर्क था। ठीक है, जिनकी वजह से गैल्स वर्दी को नेम और फेम भी मिला था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। दी फॉरसाइट सागा इनका मास्टरपीस वर्क है और इसी वर्क की वजह से इनको नेम और फेम भी मिला था गैल्स वर्दी को। ठीक है, द रियल विलेन इन गैल्स वर्दीज प्लेज आर। तो इसका सही आंसर होगा सोशल इविल्स। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, सोशल इविल्स। क्वेश्चन नंबर 18 है ऑल प्लेज ऑफ गैल्स वर्दी आर सोशल ट्रेजेडी। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है लॉ इज अ मैजेस्टिक इडिफिक शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस इच स्टोन ऑफ विच रेस्ट्स ऑन अनदर दीज लाइन्स आर फ्रॉम। तो ये जस्टिस गैल्सवर्दी का ही वर्क जो एक जज के द्वारा बोला गया था गैल्सवर्दी के प्ले में। ठीक है, ये याद रखेंगे। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ये लाइन जो है जस्टिस वर्क से लिया गया था, जो गैल्सवर्दी का वर्क एक प्ले था और ये एक जज के द्वारा बोला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है द फर्स्ट वर्क ऑफ गैल्सवर्दी दैट वाज पब्लिश्ड इन 1904 अंडर हिज रियल नेम वाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द आइलैंड पारासीज। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये गैल्सवर्दी का फर्स्ट वर्क था, तो गैल्सवर्दी ये अपना रियल नेम से नहीं, एक सीडो नेम मतलब होता है कि अगर इंसान अपने नाम से कोई भी चीज़ पब्लिश ना करे तो उसको सीडो नेम बोला जाता है। ठीक है, और वो सीडो नेम क्या था, जॉन सेंट जॉन। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि गैल्सवर्दी का जो फर्स्ट वर्क था जो उन्होंने सीडो नेम से पब्लिश किया था वो नाम क्या था, तो याद रखेंगे जॉन सेंट जॉन। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, जो वर्क तो था गैल्सवर्दी का बट उन्होंने सीडो नेम के थ्रू पब्लिश करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है द 3 ट्रिलॉजीज ऑफ गैल्सवर्दी वाज पब्लिश्ड अंडर द कलेक्टिव टाइटल ऑफ द फॉरसाइट क्रॉनिकल्स। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है इन विच ट्रिलॉजी ऑफ गैल्सवर्दी अवेकनिंग जो 1922 में पब्लिश हुआ था इज एन इंटरल्यूड। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द फॉरसाइट सागा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है गैल्सवर्दी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब इन 1921। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 24 है इन विच ईयर लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1798। ठीक है, और लिरिकल बैलेट्स एक कोलैब वर्क था जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज के बीच में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और लिरिकल बैलेट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं, तो अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वीडियो देखें। लिटरेचर सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको लिरिकल बैलेट्स से रिलेटेड और भी डिटेल में बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे हम लोग। लिरिकल बैलेट्स एक कोलैब वर्क था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है इन विच एरा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वाज रिटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिनेंस के एज में लिखा गया था ये। ठीक है, जो विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा गया था, ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर रिटन बाय विलियम ब्लेक। ठीक है, और रिनेंस से मतलब होता है रिबर्थ ऑफ लर्निंग। ये एक बार DSSB में भी आया हुआ है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिनेंस, तो ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिनेंस मीन्स रिबर्थ ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 26 है हु क्वाइंड द टर्म मेटाफिजिकल।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैमुअल जॉनसन। ठीक है, मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोइट कौन थे? वो जॉन डन थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, और मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोइट थे जॉन डन, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जॉन डन। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए टाइप ऑफ पोइट्री दैट डज नॉट राइम यूजुअली विथ 10 सिलेबल्स आइएम्बिक पेंटामेट्री बोला जाता है इसको, इन विच लाइन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लैंक वर्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, ए पॉज इन अ लाइन ऑफ पोइट्री स्पेशली नियर द मिडिल ऑफ अ लाइन ऑफ वर्ड्स, क्या बोला जाता है इसको? ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, सुजैरा बोला जाता है। मतलब पॉज या ठहराव लेते हैं बीच में, उसको सुजैरा बोला जाता है। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द एलेजी ओ कैप्टन माई कैप्टन ऑन द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वाल्ट विटमैन ने लिखा था ये एलेजी, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। और ये जो लाइन है ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी VBI ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका था, इसको याद रखेंगे कि ये अब्राहम लिंकन के डेथ पे लिखा, किसने लिखा था? वाल्ट विटमैन में। ठीक है, याद रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके डेथ पे लिखा गया था, किसके लिए लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, द रेप ऑफ द लॉक इज अ मॉक हीरोइक नैरेटिव पोइम रिटेन बाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ए पीस ऑफ राइटिंग स्पीच और म्यूजिक दैट कॉपीज द स्टाइल ऑफ समबडी समथिंग इन अ फनी वे, इसको क्या बोला जाता है? इसको पैरोडी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्री वर्ड्स इज ऑल्सो नोन एज वर्ड्स लिब्रे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, फ्री वर्ड्स को वर्ड्स लिब्रे के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हु इज द क्रिएटर ऑफ इपिक थिएटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्टोल्ट। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज एन आइएम्बिक मीटर? तो आइएम्बिक मीटर क्या होता है ये बताना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ मीटर हुज फुट इज मेड ऑफ वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ मेनी लाइन्स डज लिमरिक हैव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज एसोसिएटेड विथ रोमांटिसिज्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PV शेली। ठीक है, पर्सी बिस्ट शेली है इनका पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु इज द ऑथर ऑफ द इपिक पोएम द फेरी क्वीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडमंड स्पेंसर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। और इपिक पोइम मतलब होता है जो पोइम लंबे होते हैं। ठीक है, उसको इपिक पोइम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स आइडियल सोसाइटी बाय थॉमस मोरे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूटोपिया। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। इसको हम थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, ये पैराडाइज लॉस्ट तो आपको पता होगा जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और डिस्टोपिया मतलब होता है जो निगेटिव में, जहाँ सोसाइटी में सब कुछ वर्स्ट हो, मतलब निगेटिव वे में हो, उसको डिस्टोपिया बोला जाता है। और यूटोपिया जहाँ पॉजिटिव हो, जिसमें आइडियल सोसाइटी दिखाया गया हो कि जो सोसाइटी अच्छा हो, उसको यूटोपिया बोला जाता है। और ये जो वॉन्डरर है, द वॉन्डरर, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारा कुछ जान चुके हैं कि ये पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, द वॉन्डरर विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। डिस्टोपिया मतलब जो निगेटिव सोसाइटी के बारे में जो निगेटिव साइड दिखाया जाता है, उसको डिस्टोपिया बोला जाता है। और जो यूटोपिया है, जो जिसमें सोसाइटी का पॉजिटिव साइड, जिसमें सोसाइटी को एक आइडियल सोसाइटी के द्वारा दिखाया जाता है, उसको यूटोपिया बोला जाता है। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 है, हु इज द ऑथर ऑफ द राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस.टी. कॉलरिज, ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरिज, ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। और इन्होंने इसे लिरिकल बैलेट्स में ऐड किया था, ठीक है। लिरिकल बैलेट्स के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं कि ये कोलैब वर्क था, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज के बीच में, ठीक है। और लिरिकल बैलेट्स को कब पब्लिश किया गया था ये भी जान लेते हैं, 1798 में इसको पब्लिश किया गया था लिरिकल बैलेट्स को, ठीक है। और इसी टाइम में जो रोमांटिक पीरियड हुआ था वो स्टार्ट हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी 1798 में ही, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 39 है, डैश इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द प्रिल्यूड, द प्रीस्ट, द बर्ड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि ये सब जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखा गया था, ठीक है। द प्रिल्यूड एक बायोग्राफिकल वर्क था, ठीक है। और द प्रीस्ट इसमें ग्रोथ ऑफ माय ओन माइंड रिलेटेड लिखा गया था। और द बॉर्डर जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का इनका एक वनली प्ले था, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का वनली प्ले कौन सा था, तो द बॉर्डर था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी जो वर्क है सब विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। हाँ, पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु इज द ऑथर ऑफ गुलिवर ट्रेवल्स। ये काफ़ी नोन क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा और बेसिक क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। बट ये क्वेश्चन आ चुका है शायद बीपीएससी ट्री में, तो इसको ये याद रखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 41 है, विच वन ऑफ द लास्ट पोइम ऑफ लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स का लास्ट पोइम कौन सा था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिंटन एबे, ठीक है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ये याद रखेंगे, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। हम लोग ये भी जान लेते हैं कि लास्ट पोइम तो ये था टिंटन एबे, ठीक है, लिरिकल बैलेट्स का। तो फर्स्ट पोइम कौन सा था ये भी याद रखेंगे। फर्स्ट पोइम था द राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर, ठीक है, जो एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखा गया था। मतलब फर्स्ट जो पोइम था वो एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखा गया था। और लास्ट जो था लिरिकल बैलेट्स का जो लास्ट पोइम था वो टिंटन एबे था, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। हम अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 42, हम आप लोग को इस क्वेश्चन में एक और बात बताना चाहेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उनका ज़्यादातर मोस्टली जो पोइम था ना वो मेमोरी बेस्ड था, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें मेमोरी से रिलेटेड कोई भी वर्ड हो तो उसमें अगर आपको नहीं इसका एग्जैक्ट आंसर पता हो तो उसमें आप विलियम वर्ड्सवर्थ को टिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 110% तो नहीं बट 99% वो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड वर्क हो सकता है, ठीक है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मोस्टली वर्क है वो मेमोरी बेस्ड ही है, ठीक है। जैसे वो कहीं नेचर में जाते थे तो वहाँ पे कैसे कहीं ट्रैवल करते थे तो उस बेसिस पे वो कोई भी पोइम लिखते थे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मोस्टली पोइम था वो मेमोरी बेस्ड ही था, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफिजिकल पोइट्री, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मेटाफिजिकल पोइट में सबसे बड़े पोइट थे वो जॉन डन थे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट मतलब होता है फार फेस्ट मेटाफोर, मतलब दूर का कोई कंपैरिजन उठा के लाना, वो होता है, उसको कॉन्सेप्ट बोला जाता है, ठीक है। और ये जो मेटाफिजिकल जो टर्म है ये सैमुअल जॉनसन ने दिया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। मेटाफिजिकल टर्म किसने दिया था, सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 44 है, हु हैज़ क्रिटिसाइज्ड हैमलेट टू बी एन आर्टिस्टिक फेल्योर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ओ सॉरी लगता है क्वेश्चन छूट गया है हमारा पीछे का। हाँ, हमारा क्वेश्चन 43 छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, द सोलिटरी रीपर इज सिंगिंग दैश डायलेक्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गायलिक, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, ठीक है। द सोलिटरी रीपर किसके द्वारा लिखा गया था, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था, ये भी याद रखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कोई पॉइंट होता है उसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं, क्योंकि ताकि आपको मतलब इससे रिलेटेड कहीं और जाके ना सर्च करना पड़े, कहीं और ना पढ़ना पड़े, आपका सारा कंसेप्ट इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। और आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको लगेगा कि इसमें आप लोग का ऑलमोस्ट लिटरेचर कवर हो गया है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा
लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन और चाहिए और इंग्लिश लिटरेचर का मैराथन, तो हम ज़रूर इस पर वीडियो बनाएंगे और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु हैज़ क्रिटिसाइज्ड हैमलेट टू बी एन आर्टिस्टिक फेल्योर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, टी.एस. इलियट, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, और ये जो हैमलेट एक वर्क है, ये शेक्सपियर का ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में से एक है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। डॉक्टर जॉनसन को सैमुअल जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी.एस. इलियट ने क्रिटिसाइज़ किया था हैमलेट को एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। ठीक है, और ये जो हैमलेट था वो शेक्सपियर का ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में से एक था, ये भी याद रखेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 45 है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ स्पेन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन गैल्सवर्दी। ठीक है, और इनको एक नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है लिटरेचर में, जो 1932 में मिला था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और इनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में, ये भी याद रखेंगे। कब मिला था? 1932 में, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 46 है, हु स्टेटेड मिल्टन वाज एट द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम ब्लेक। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन है 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जॉन गैल्सवर्दी। इसमें से कौन सा जॉन गैल्सवर्दी का वर्क नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द वाइट मंकी, मेन इन वेटिंग। तो बेसिकली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आपको पता होगा बीपीएससी ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 5 ऑप्शन रहता है, मोर देन वन ऑफ द एबव का भी रहता है और नन ऑफ द एबव का भी होता है। तो इसमें बीच बीच में ऐसा क्वेश्चन इसलिए हम लिए हुए हैं ताकि आपका जो बीपीएससी ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। ठीक है, और वैसे ये और भी टीचिंग एग्जाम में काम आता है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको PYQ, DT, SB ये सबसे भी मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि गैल्सवर्दी का ये सब वर्क गैल्सवर्दी का ही, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द वाइट मंकी, मेड इन वेटिंग, ये सब गैल्सवर्दी का है। इसमें क्या बताना है कि कौन सा वर्क गैल्सवर्दी का नहीं है। ठीक है, बट इसमें से तो सब है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ये भी याद रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 है, एन एग्रीएबल, प्लीजिंग एंड हारमोनियस साउंड इज कॉल्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूपोनी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये है कैकोपोनी, इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट साउंड। ठीक है, बट प्लीजेंट साउंड में कौन आता है? यूपोनी आता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये निगेटिव में आता है, ये पॉजिटिव में आता है, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 49 की तरफ, और यहाँ पे आपको मिक्स क्वेश्चन मिल जाएगा लिटरेचर से। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुरातन एज इज कॉल्ड। पुरातन एज को और किस और नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है द पुरातन एज को। ठीक है, और जो कैरोलाइन एज है उसको भी एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है, इतना ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और एज ऑफ मिल्टन जो काफ़ी मतलब काफ़ी ब्रॉड है, क्योंकि इसमें 2 एज को मिला के बनाया गया है, द एज ऑफ मिल्टन। ठीक है, ये याद रखेंगे, एज ऑफ मिल्टन काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। क्वेश्चन है 50 है, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, PV शेली आर पार्ट ऑफ रोमांटिक एज। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। और रोमांटिक एज कब स्टार्ट हुआ था? 1798 में। 1798 से 1837 तक को रोमांटिक एज बोला जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो रोमांटिक एज कब से कब तक था? तो 1798 से 1837 तक को रोमांटिक एज बोला जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखें रोमांटिक एज में कौन कौन से थे? तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, PV शेली, सब ये रोमांटिक एज के पार्ट थे। 51 है, हु रोट द पोइम ओजमेंडियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PV शेली ने लिखा था इस पोइम को, ओजमेंडियस। क्वेश्चन नंबर 52 है, हु इज द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, और यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप था, ये भी याद रखेंगे, इसमें 7 मेंबर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट वाज द ओल्डेस्ट
पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंग्लो सैक्सन। ठीक है, जिसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी बोला जाता है। एंग्लो सैक्सन को ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसमें कैडमैन थे जो ओल्डेस्ट नॉन पोइट थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और एंग्लो सैक्सन को किस नाम से जाना जाता है? ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, तो आई थिंक 44 की एज में मिल्टन ब्लाइंड हुए थे, और किस ईयर हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1652। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन इज द अर्लीस्ट रिकॉर्ड फॉर्म ऑफ द डैश स्पोकन इन इंग्लैंड एंड साउदर्न एंड ईस्टर्न स्कॉटलैंड इन द अर्ली मिडिल एज। इसका क्या होगा? इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश एज होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, ओल्ड इंग्लिश वाज ब्रॉट टू ग्रेट ब्रिटेन बाय डैश सेटलर्स इन मिड 5th सेंचुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंग्लो सैक्सन। ठीक है, आपको बता चुके हैं कि एंग्लो सैक्सन को ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 है, कैडमैन्स हाइम इज द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ओल्ड इंग्लिश पोएम कंपोज्ड बिटवीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1658 टू, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 58 यहाँ पे लिख देते हैं हम से, 1658 टू 1680। ठीक है, ये होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी। यहाँ पे 0 नहीं 8 होगा। और कैडमैन को ओल्डेस्ट नॉन पोइट के नाम से भी जाना जाता है, कैडमैन को, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, कैडमैन्स। क्वेश्चन नंबर 58 है, कैडमैन सेंचुरी 657 to 684 is the earliest दैश whose name is known as English poet। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, द नेम एंग्लो सैक्सन वाज फर्स्ट यूज्ड इन द नेशनल सेंस बाय द स्कॉलर इन हिज वर्क हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, हु इज जनरली कॉल्ड आवर फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर एंड द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द वेनरेबल बिड। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो, भी है ये। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, द अर्लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट इपिक और हीरोइक पोइम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज। इसका सही आंसर हो जाएगा बियोवुल्फ। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। जिनके प्रोटेगोनिस्ट जो थे उनका नाम भी बियोवुल्फ ही था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर और एंग्लो सैक्सन लिटरेचर encompasses literature written in Old English in Anglo-Saxon England from the 10th century to the decade after। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066। ठीक है, डी होगा इसका सही आंसर। और यहाँ पे हम 10 इसलिए पढ़े हैं क्योंकि लिटरेचर में इसको 0 नहीं पढ़ सकते या फिर 1066 नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे लिटरेचर में अगर 0 आया तो उसको ओ ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्कॉलर्स कॉल द एनोनिमस ऑथर द एपिक बियोवुल्फ एज बियोवुल्फ पोइट। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर इज लिटरेचर कंपोज्ड इन द डैश डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1066 to 1204। इसको क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, द नॉर्मन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विलियम द कन्क्वेरर। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौसर। इसका पूरा नाम है जॉफरी चौसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 67 है, विच एज ऑफ रेनेसां इन्फ्लुएंस्ड मच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलिजाबेथ एज। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, जिसको गोल्डन एज और शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन। इनका जो एक वर्क था डॉक्टर जॉनसन का, वो कब पब्लिश हुआ था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1755। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, 1755। ये एक बुक था। ठीक है, याद रखेंगे, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 69 है, हु रोट द लैटिन मास्टरपीस यूटोपिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, थॉमस मोरे। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, जो 1516 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोरेस लैटिन मास्टरपीस यूटोपिया वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1551। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, ये इनका पूरा नाम है थॉमस मोरे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, द गुटेनबर्ग बाइबल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1456। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, और ये जो गुटेनबर्ग बाइबल है उसको 42 लाइन बाइबल के नाम से, ठीक है, 42 लाइन बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फ्रांसिस बेकन। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, द किंग जेम्स बाइबल वाज पब्लिश्ड इन। कब पब्लिश हुआ था, 1611 में। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है, हु ट्रांसलेटेड मोरेस यूटोपिया इनटू इंग्लिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राफे रॉबिन्सन। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, कब लिखा गया था ये, 1516 में लिखा गया था। ठीक है, और इसको ट्रांसलेट कब किया गया था, 1551 में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, कब लिखा गया था, 1516 में, और ट्रांसलेट किया गया था 1551 में। क्वेश्चन नंबर 75 है, द गुटेनबर्ग बाइबल इज ऑल्सो नोन एज। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग बिना पीछे गए अगर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो इससे पता चलेगा कि हाँ आप लोग ध्यान से इस क्लास को कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर जाने आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ आप लोग जो चीज़ समझ पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 42 लाइन बाइबल। ठीक है, जो हम पहले बता चुके हैं। और ये जो गुटेनबर्ग बाइबल कब पब्लिश हुआ था, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द विक्टोरियन एज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1837 टू 1901। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरियन एज विटनेस्ड अ क्लैश बिटवीन फेथ एंड रीजन। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 78 है, इन हिज 1817 रिव्यू ऑफ कोलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया फ्रांसिस जेफरी ग्रुप द फॉलोइंग पोइट्स टुगेदर एज द लेक स्कूल ऑफ पोइट। इसमें कौन कौन से पोइट थे ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और साउदी थे। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है, पोप्स द रेप ऑफ द लॉक वाज पब्लिश्ड इन 1712 इन 2 कैंटोस। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। और इसमें कितने लाइंस थे, तो इसमें 334 लाइंस थे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, हु रोट गॉड बुडक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविले। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है, द ट्रेजरी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स इज द अदर टाइटल ऑफ गॉड बोडक। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ये कब लिखा गया था ये भी याद कर लेंगे हम लोग, 1561 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है, डैश वाज द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलिप सिडनी
एस्ट्रोपेल एंड स्टेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83, हु बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1660। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स सेकेंड बने थे किंग 1660 में इंग्लैंड के। और रिस्टोरेशन पीरियड भी स्टार्ट हुआ था 1660 में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि रिस्टोरेशन पीरियड कब स्टार्ट हुआ था 1660 में। और फिर इससे पहले ओलिवर क्रोमवेल थे जो 1653 से लेके 1658 तक थे, ठीक है। इसके बाद रिचार्ड क्रोमवेल आए थे जो 1658 से 1659 तक रहे थे। उसके बाद चार्ल्स सेकेंड आए थे, ठीक है। और फिर चार्ल्स सेकेंड के बाद कौन थे, जेम्स सेकेंड, ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। और हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका है 1660 में किंग कौन बने थे इंग्लैंड के, चार्ल्स सेकेंड बने थे। और इसी टाइम से रिस्टोरेशन पीरियड भी स्टार्ट हुआ था। और चार्ल्स सेकेंड इससे पहले, सबसे पहले चार्ल्स सेकेंड से पहले ओलिवर क्रोमवेल थे जो 1653 से 1658 तक थे, ठीक है। और फिर इसके बाद एक साल के लिए रिचार्ड क्रोमवेल किंग बने थे 1658 से 1659 तक। फिर उसके बाद चार्ल्स सेकेंड आए 1660 में, ठीक है। और फिर चार्ल्स सेकेंड के बाद आए थे जेम्स सेकेंड, ठीक है। अगर आप लोग कन्फ्यूजन हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आप लोगों को क्लियर बता देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गॉड प्रोडक्ट, ठीक है, गॉड प्रोडक्ट था इसका फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 85 है, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट ऑकर्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में ऑकर्ड हुआ था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 1066, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, विलियम कैक्सटन सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंग्लैंड इन 1475 एट वेस्टमिंस्टर में, ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम वार ऑफ द रोजेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द राइवल फैक्शंस इन द वार वेयर सिम्बोलाइज्ड बाय रेड एंड वाइट रोजेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। बेसिकली दो फैमिली थे, वाइट रोज और रेड रोज करके, ठीक है, जिसमें एक यॉर्क थे और एक लैंकेस्टर थे, ठीक है। यॉर्क जो थे वो वाइट रोज में आते थे, ठीक है, और रेड रोज में लैंकेस्टर थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये याद रखेंगे कि ये जो वाइट रोज और रेड रोज है दो फैमिली थे, ठीक है, और इसमें एक यॉर्क थे और एक लैंकेस्टर्स थे। लैंकेस्टर्स रेड रोज में आते थे और जो यॉर्क थे वो वाइट रोज में थे, ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। अगर आप लोग ये याद रखिए तो आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, हु हैज़ बीन रिफर्ड टू एज द हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस.टी. कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 89 है, द एज ऑफ रोमांटिसिज्म वाज, रोमांटिसिज्म का एज क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1798 टू 1837, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है, पीरियड बिटवीन 1700 टू 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड। तो ये दी अगस्तिन एज होगा, ठीक है, 1700 टू 1745 को द अगस्तिन एज बोला जाता है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट हिज फाइनेस्ट पोइट्री इन द फॉर्म ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है, थॉमस मोरे यूटोपिया इज सेट इन। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द न्यू वर्ल्ड, ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पोइट्स पोइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
इसमें से अगर आप लोग को कुछ भी पता हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो, तो आंसर मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ आपका रिवीजन हो चुका है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडमंड स्पेंसर। ठीक है, ये किसके द्वारा था? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। और चार्ल्स लैम्ब कौन थे? प्रिंस ऑफ द इंग्लिश एसेइस्ट थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्पेनिश ट्रेजेडी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, थॉमस कीट। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। और ये थॉमस कीट जो है वो यूनिवर्सिटी वीड्स में से एक है। यूनिवर्सिटी वीड्स के बारे में बताए हैं कि यूनिवर्सिटी वीड्स बेसिकली एक ग्रुप था जिसमें 7 पोइट थे, उसमें से एक थॉमस कीट भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड होमर्स द आइलेट एंड द ओडिसी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज चैपमैन। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 है, बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज रिटन बाय? किसके द्वारा लिखा गया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, थिएटर्स क्लोज इन इंग्लैंड इन? थिएटर्स इंग्लैंड में कब क्लोज किया गया था ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1642, ऑप्शन डी हुआ इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है, क्वीन एलिजाबेथ हैड बीन reigning nearly years when विलियम शेक्सपियर was born? तो कितने ईयर था? 6 ईयर। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। क्वीन एलिजाबेथ जो थी गद्दी पर 1558 में बैठी थी। ठीक है, और गद्दी पर 1558 से 1603 तक रही थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ओलिवर्स क्रोमवेल्स रूल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1642 टू 1660। हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, हु वाज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1660? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चार्ल्स सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 101 है, हु गेव द स्लोगन बैक टू नेचर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रूसो। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पुरातन किंग रूल्ड ओवर इंग्लैंड बिफोर चार्ल्स सेकेंड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओलिवर क्रोमवेल। ठीक है, और चार्ल्स सेकेंड कब से कब तक रहे थे? 1660 से 1685 तक चार्ल्स सेकेंड रहे थे। और चार्ल्स सेकेंड के बाद कौन आए थे ये हम बताए थे इससे पहले क्वेश्चन में, जेम्स सेकेंड आए थे जो 1685 से 1688 तक रहे थे। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ओलिवर क्रोमवेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री आफ्टर 1660? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु पॉपुलराइज्ड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेन जॉनसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द एसे ऑफ स्टडीज? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फ्रांसिस बेकन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल वाज पब्लिश्ड इन 1611? ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, जो लिखा गया था किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, जेम्स फर्स्ट के द्वारा लिखा गया था। द 100 Years वार वाज बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस? ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द पियर्स प्लोमैन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
विलियम लैंगलैंड। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जॉफ्री चौसर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कैवेलियर पोइट सपोर्टेड डैश इन द सिविल वार। किसको सपोर्ट किए थे सिविल वार में कैवेलियर पोइट्स, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट किए थे। ठीक है, तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें जो भी किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली बीपीएससी 4.0 और 5.0 के लिए। थैंक यू।